महिला आरक्षण बिल पर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी चर्चा रहेगी जारी। तीनों विधेयकों पर आज होगी वोटिंग। गृह मंत्री बोले दक्षिण के राज्यों को होगा फायदा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व प्राप्ति में कमी पर जताई चिंता। मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को पत्र लिखकर राजस्व बढ़ाने के दिए निर्देश। पलामू में तेज रफ्तार वाहन ने दोपहिया को मारी टक्कर, 3 किशोरों की मौत। गढ़वा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचला। आक्रोशित लोगों ने जाम की सड़क। और राजधानी रांची में मौसम की अटखेलियां, कई इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा, देर से निकली धूप। पलामू में पारा 42 डिग्री के करीब, जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। महिला आरक्षण विधेयक के बीच हरिवंश राज्यसभा के उप सभापति चुन लिए गए हैं। इससे संबंधित आशय की घोषणा राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने की। इससे पहले राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने हरिवंश को उप सभापति चुने जाने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे अन्य सदस्यों ने भी समर्थन दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। श्रीमती एस फोंगनान कोनियाक जी टू सेकंड द मोशन। सर, आई राइज टू सेकंड द मोशन। श्रीमान नितिन नवीन जी टू मूव द मोशन। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। आई डिक्लेयर दैट श्रीमान हरिवंश जी हैज बीन चूजन एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 अहम बिलों पर चर्चा के बाद आज शाम 4 बजे मतदान होना है। पूरे देश की निगाहें आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हैं। विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने से संबंधित ऐतिहासिक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 कल संसद के निचले सदन में पेश किए थे। इन विधेयकों पर कल देर रात 1:20 तक चर्चा हुई और आज अब इसकी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है संसद के इस विशेष सत्र का, जहां 4 बजे आज होने वाली है वोटिंग, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिसके बाद महिला आरक्षण से जुड़ा ये जो 3 संशोधन अधिनियम है उनको एक रास्ता मिल जाएगा। महिला आरक्षण कहीं ना कहीं 2029 का जो लक्ष्य रखा गया है वो साकार होता नजर आएगा। विपक्षी दलों ने कल आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में कमी को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया है। कल शाम उन्होंने लोकसभा में कहा कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी। संसद के विशेष सत्र में नारी वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्ष के हर आरोप और संशय का जोरदार तरीके से खंडन करते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन विधेयक 2026 पारित होने के बाद दक्षिण के राज्यों की शक्ति और बढ़ जाएगी। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह
195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इस बात पर भी भ्रम फैला रहा है कि सरकार ने बिना किसी तार्किक तरीके से लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया है। गृह मंत्री ने सदन में पूरे विस्तार और तर्क के साथ बताया कि कैसे और क्यों लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 किया गया है। जो 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी, जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। गृह मंत्री ने लोकसभा में चर्चा के दौरान जातिगत जनगणना पर भी विपक्ष के दावे को गलत बताया और कहा कि सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए पूरी तरह समर्पित है। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। परिसीमन आयोग के गठन पर भी कांग्रेस समेत विपक्ष के आरोप को गृह मंत्री ने भ्रमित करने वाला बताया। गृह मंत्री ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की आदत है जनता में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना। हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को न सिर्फ देश की लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला बताया, बल्कि सरकार द्वारा इसे पारित करने की प्रतिबद्धता भी जताई। गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी भी भारत के लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया है। श्री मरांडी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन से जनता ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। बंगाल की जनता इस बार समाप्त करेगी और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हम कल बांकुड़ा तरफ में थे, आज इधर बागडोगरा साइड में थे, तो दोनों तरफ ही जब लोगों को मैं उत्साह देख रहा हूँ, और उससे पहले भी मैं पुरुलिया साइड आया था, तो उससे मैं कह सकता हूँ कि इस बार बंगाल में निश्चित रूप से परिवर्तन होगी और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी ताकि यहां से गुंडा राज को समाप्त कर पाए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राजस्व बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया है। श्री किशोर ने कहा कि नीति आयोग ने झारखंड को अपनी आय की स्रोत को बढ़ाने पर बल दिया है। वर्तमान परिस्थिति में झारखंड को अपने आंतरिक आय के स्रोतों में प्रतिवर्ष 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को राजस्व प्राप्ति वाले विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ठोस योजना तैयार करने को कहा है। उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,1300 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह राजस्व पिछले 2,700 करोड़ रुपए के आंकड़े से काफी अधिक है। विभाग की इस उपलब्धि को प्रशासनिक दक्षता और सख्त निगरानी तंत्र का परिणाम बताया गया है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, नई उत्पाद नीति और प्रभावी निगरानी से राजस्व रिसाव पर रोक लगाकर इससे ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान श्री साहू ने केंद्रीय मंत्री के साथ रांची जिले के ओरमांझी ब्लॉक चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के संबंध में विस्तृत चर्चा की।
इस दौरान फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी पर श्री गडकरी ने संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर कड़ी फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा वन एवं भूमि से संबंधित आवश्यक क्लियरेंस समय पर प्रदान किया जाए तो झारखंड में सड़कों का व्यापक जाल बिछाया जा सकता है। इस दौरान नेताओं ने झारखंड राज्य में चल रही विभिन्न सड़क और अवसंरचना से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी देते हुए सांसद ने बताया कि पलामू जिला के नवा बाजार प्रखंड क्षेत्र में बनने वाले एक बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली है। यह सड़क पांडु से कजरूकला होते हुए दुर्गा माइंस रोड तक बनेगी। इस सड़क के निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि क्षेत्र विकास को भी गति मिलेगी। सांसद ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। राजधानी रांची के चुटिया इलाके में पुलिस प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रशासनिक टीम के साथ संयुक्त छापेमारी कर 200 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। यह कार्रवाई शहर में अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चुटिया इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रिफिलिंग का काम किया जा रहा है। इसी सूचना पर देर रात छापेमारी की गई जिसमें यह सफलता मिली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल हटिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जितनी सुदृढ़ बनेगी उतना ही मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में आसानी होगी। उन्होंने बीएलओ द्वारा बनाए गए रजिस्टर की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीएलओ डोर टू डोर स्टिकर चिपकाने के दौरान वैसे मतदाता जिनका अभी भी विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुई है उन्हें चिन्हित करते हुए उनका मैपिंग करने का काम करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93.31% छात्र सफल रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 1.8% कम है। इस परीक्षा में 5,16,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 4,81,000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। परीक्षा में रांची जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 96.80% परिणाम के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने कल मामले की विस्तृत समीक्षा की। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस बैठक में एडीजी ने कांड के अनुसंधान, अब तक जुटाए गए साक्ष्यों और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी के सदस्यों को कड़े दिशा निर्देश दिए। सारंडा के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए आईडी ब्लास्ट में घायल कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश और जवान शैलेश दुबे को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। रांची पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दोनों जवानों को एयरपोर्ट पहुंचाया। इलाके में फिलहाल 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की घेराबंदी तेज कर दी गई है। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में गहर पथरा मोड़ के पास कल देर शाम एक 4 पहिया वाहन ने 2 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 किशोरों की मौत हो गई। तीनों मृतक पाटन थाना क्षेत्र के सोले गांव के रहने वाले थे। पाटन थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मरने वाले किशोरों में 2 एक ही परिवार के थे, जबकि एक किशोर पड़ोस का रहने वाला था। गढ़वा जिले के महुलिया में कल शाम अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जाम हटाने गई पुलिस को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। मृतक के परिवार मुआवजा देने और अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों की आवाजाही रोकने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान गढ़वा और रंका थाना प्रभारी समेत 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गढ़वा एसडीपीओ नीरज ने बताया कि पुलिस को आत्मरक्षार्थ और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
फायरिंग की गई। तो सारा बात हो गया था कि भाई हम रोड जाम हटा रहे हैं और FIR तो हो ही रहा है और साथ में कुछ उनका पैसे का डिमांड था, सारी बातें हो गई थी। लेकिन तब तक जो है उधर से जो है भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी होना स्टार्ट हो गई। पत्थरबाजी के बाद जो है हमारे फोर्स को चोट लगा, जिसके बाद लाठीचार्ज हल्का किया गया और कुछ लोगों को डिटेन किया गया। जमशेदपुर में कल शाम महिलाओं ने नारी शक्ति पदयात्रा निकालकर अपनी एकजुटता का इजहार किया। इसका उद्देश्य संसद में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करना था, जिसका नेतृत्व जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने किया। महिला पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि महिला आरक्षण कानून महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित होने वाला है, जिसके लिए विशेष तौर पर 3 सत्र बुलाया गया है। हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक पहल नारी के नेतृत्व के लिए निकाला। अब ये वुमेन डेवलपमेंट का बात नहीं है, वुमेन लिड डेवलपमेंट की बात है। सिर्फ महिलाओं का विकास से संभव नहीं है, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास से हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे। पदयात्रा में शामिल महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। पहला तो जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब महामहिम जो हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उनके आने के बाद को हमारे नारी शक्ति बहुत जाग गए हैं। लेकिन ये जो 33% जो आरक्षण मिलने, इसके बाद हमें और खुल के जीने का मौका मिलेगा और खुल के काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए जो आज पहल किया गया है, इस पहल को पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण ने अधिनियम को नारी सशक्तिकरण के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। महिलाओं को अधिकार की जिम्मेवारी मिलेगी। कल तक हम दूसरे से लेते थे, अब देने का अधिकार बनेंगे, क्योंकि अपने आप में हम सशक्त बनेंगे। तो मोदी जी का ये कहना है कि महिलाएं अब अपने ऊपर अपने मनोबल को ऊंचा करके और देश का सेवा करते हुए लाभान्वित अब नहीं होगी। अब जो होगी अपने एक मालिक होगी, काम का मालिक होगी। छोटे छोटे जैसे लघु उद्योग वो लोग करेंगे तो उसमें वो लोग रोजगार अपना दूसरे को जीविका चलाएंगे। आज देख रहे हैं कि मोदी जी के चलते उजाला योजना। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में निकाली गई यह पदयात्रा न केवल महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सफल रही, बल्कि समाज में उनकी भूमिका, भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में कल करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कशियाटाड़ गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 7 मोबाइल और 7 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। निर्देश में लगातार छापामारी और धरपकड़ की कार्रवाई, सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कसियाटांड़ के पास कुछ लड़के साइबर अपराध कर रहे हैं। उनके धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम पुनी फारूक एवं उनके साथ में कोनी कुंदन वर्मा और कोनी हीरालाल महतो के साथ एक टीम गठित कर वहाँ छापामारी कराई गई, जिस क्रम में 2 अपराधकर्मी साइबर करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, जिसमें सुरेश कुमार दास सीता कांटा थाना करमाटांड़ और दीपक दास बसोई थाना जामताड़ा को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में BNS एवं IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन लोगों के विरुद्ध जांच पड़ताल किया जा रहा है। पूर्व में इनका अपराध जो है इस थाने में अभी नहीं मिला है, किंतु चूँकि प्रतिबिंब के सूचना के आलोक में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो संभावना है कि और भी ये अपराध, साइबर अपराध का काम ये काफ़ी दिनों से कर रहे होंगे। इनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन, 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
अप्रैल के महीने में मौसम का मिजाज लोगों को चौंका रहा है। राजधानी रांची में आज मौसम की अटखेलियां देखने को मिली। कई इलाकों में सवेरे घना कोहरा छाया रहा और देर से धूप निकली। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वज्रपात और आंधी को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तापमान में हालांकि 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार समेत कई जिलों में 19 और 20 अप्रैल को हीट वेव चलने की आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। और चलिए अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की है। पंजाब किंग्स ने टीम में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। ये पंजाब की मुंबई पर लगातार तीसरी जीत है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में उन्हें शामिल किया गया। फोरम ने वैश्विक क्रिकेट के भविष्य को संवारने में उनकी भूमिका को मान्यता दी है। अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा और वीर चोटरानी ने हैम्बर्ग ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली है, लेकिन भारत के 2 अन्य खिलाड़ी वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना पहले ही इस दौर से बाहर हो गए। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने गैब्रियल डियालो के खिलाफ 6-1, 6-2 से जीत दर्ज कर म्यूनिख के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, जहां उनका मुकाबला फ्रांसिस्को सेरेंडोलो से होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अवैध रसायनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आम, केला और पपीते जैसे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए FSSAI यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों में अवैध फल पकाने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। FSSAI ने यह भी दोहराया है कि आम, केले और पपीते जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त को, क्षेत्रीय निदेशकों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को सलाह दी गई है कि वे निगरानी बढ़ाएं, निरीक्षण करें और अनाधिकृत फल पकाने वाले एजेंटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। रांची में भी ऑनलाइन बुकिंग के लिए लोग जम्मू कश्मीर बैंक पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 100वीं जयंती पर कई राजनेताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विजय घाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 100वीं जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में एक सच्चा
जननेता उन्हें बताया जो अपने साहस, दृढ़ विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। इस वर्ष उनकी 100वीं जयंती वर्ष की शुरुआत हो रही है और यह एक समृद्ध और न्यायपूर्ण भारत के उनके स्वप्न को साकार करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। झारखंड की संस्कृति में प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ नदियाँ, पर्वत और पेड़ पौधे सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि आस्था के केंद्र हैं। इसी परंपरा की एक अद्भुत तस्वीर धनबाद जिले के महुदा क्षेत्र से सामने आई है, जहाँ ग्रामीणों ने मिलकर एक तालाब और कुएं का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया। धनबाद के बागमारा प्रखंड अंतर्गत महुदा पंचायत में आज का नजारा किसी भव्य पारिवारिक विवाह जैसा था। यहाँ सूढ़ी बांध तालाब और उसके समीप स्थित कुएं के वैवाहिक बंधन का साक्षी पूरा गांव बना। परंपरा के अनुसार कुएं को वधू और तालाब को वर का रूप दिया गया। विवाह की कमान गांव के सुरेश राय और उनकी पत्नी बसंती देवी ने संभाली। पुजारी मधुसूदन पांडे के मंत्रोच्चार के बीच सभी रस्में पूरी की गईं। इस आयोजन की खासियत यह रही कि एक पीपल के पेड़ को इस विवाह का मुख्य साक्षी माना गया। प्रतिष्ठा करो, ये शादी के खतर पानी से खतर मैंने ब्याह शादी में पानी नहीं सहायक बांध के प्राण प्रतिष्ठा कर लिए पूजा पाठ खातिर कभी भी पानी का काम लगता है और पनिया बहुत दिन से मतलब पूजा पाठ हो है मगर शुद्ध नहीं रहा है, हमने शुद्ध कर ली पनी। इस अनोखी परंपरा के पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता छिपी है। ग्रामीणों और विद्वानों का मानना है कि जब तक किसी नवनिर्मित या पुराने तालाब की शादी नहीं कराई जाती, तब तक उसका जल पूजा पाठ, यज्ञ या अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुद्ध नहीं माना जाता। प्रतिष्ठा यहाँ का आदमी जो था जाने में दिक्कत होता था, छतुटार पानी से आने के लिए जाता था। कोई पूजा पाठ त्योहार होता था तो दूसरा गांव से जाकर पानी सहा रहा था, इसलिए इसको प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करने के बाद क्या हुआ, आज से बांध तालाब और दूसरा जगह जाना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा बांध आज 50 साल से पड़ा था, लेकिन इसका जला अभी कोई प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। बिना प्रतिष्ठित का काम कोई सफल नहीं होता, इसलिए इसको प्रतिष्ठा किए। हम लोग को तालाब का पूजा हो रहा था, इसमें हम लोग पानी उनी नहीं सा पाते थे, इसीलिए हम लोग पूजा रखे थे। अब पूजा आज हम लोग का सफल हो गया है। महुदा में संपन्न हुआ यह विवाह केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति ग्रामीणों की संवेदनशीलता का संदेश भी है। यह परंपरा याद दिलाती है कि जल ही जीवन है और उसका सम्मान करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण बिल पर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी चर्चा रहेगी जारी। तीनों विधेयकों पर आज होगी वोटिंग। गृह मंत्री बोले दक्षिण के राज्यों को होगा फायदा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व प्राप्ति में कमी पर जताई चिंता। मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को पत्र लिखकर राजस्व बढ़ाने के दिए निर्देश। पलामू में तेज रफ्तार वाहन ने दोपहिया को मारी टक्कर, 3 किशोरों की मौत। गढ़वा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचला। आक्रोशित लोगों ने जाम की सड़क। और राजधानी रांची में मौसम की अटखेलियां, कई इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा, देर से निकली धूप। पलामू में पारा 42 डिग्री के करीब, जनजीवन प्रभावित।